गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। मैं मोनिका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में। रूबी, मोहित, हर्षित, अनामिका, बबली, नेहा सभी बच्चे आ चुके हैं क्लास पर और शुरू करते हैं आज की कहानी को, आज की बातों को। और आपने अभी तक गोदान में क्या क्या चीजें पढ़ी, वो सारी चीजें आपको अच्छे से याद हो गई होंगी, रट ली होंगी बढ़िया से सारी चीजें, राइट। उसी श्रृंखला में एक बार पुनः शुरू करते हैं ये चीजें। कह रहे रेगुलर टाइम क्या कर दें, रेगुलर टाइम 1:30 कर दे। चलो 1:30 कर देते हैं, हम तो 1:30 से 3 कर लिया करेंगे। ठीक है, 1:30 से 3 कर लिया करेंगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 1:30 से 3 कर लिया करेंगे क्लास को, राइट। चलिए भाई ओके, 1:30 से 3 कर लेंगे, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। आंसर अभी चेक नहीं कर पाई बबली जी, क्या ही मैं बताऊं, है ना। अभी तो मुझे नहीं मिल पाया है समय इतना। चलिए, हमने कल बात करी थी गोदान की समस्याओं की, उन्हीं को आगे बढ़ाते हैं। गोदान में व्यक्त समस्याएं, हमने बात कर ली थी राजनीतिक स्तर पर, है ना। हमने बात कर ली थी यहाँ पर सामाजिक स्तर पर, सामाजिक समस्याएं। हमने बात कर ली थी यहाँ पर आर्थिक और राजनीतिक। ठीक है, 3 लेवल्स पर हम यहाँ बात कर रहे थे और हमने काफी हद तक यहाँ पर बात कर भी ली है। ठीक है, 1:30 से नहीं करनी, चलो वो तो कल बात करेंगे। आज 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 की बात करते हैं यार प्लीज। यहाँ पर हम बात कर रहे थे सामाजिक स्तर पर। मैंने आपके सामने विवाह की समस्या, बेमेल विवाह की समस्या, दहेज की समस्या, यहाँ पर हमने बात कर ली। जो सोशल लेवल पर आपने देखा कि वेश्यावृत्ति की समस्या, आपने देखा संयुक्त परिवारों के विघटन की समस्या, ये सारी चीजें यहाँ पर हो चुकी हैं ऑलरेडी, है ना। इसको हमने बहुत अच्छी तरीके से क्लैरिफाई करके एक एक एग्जाम्पल को लेकर हमने यहाँ पर सेट कर लिया चीजों को। आर्थिक समस्याओं के रूप में आपने देखा कि दमड़ी की मतलब एक एक पैसे की समस्या है। चाहे आप उसे उपन्यास की शुरुआत में देखें, उपन्यास के शुरुआत में होरी और धनिया के बीच में जो मीठी बहस है, जो एक बहस है, उसका मुद्दा ही आर्थिक समस्या है। ठीक है, उसका मुद्दा क्या है, आर्थिक समस्या, यानी कि इकोनॉमिक जो एक क्राइसिस की स्थिति हमें यहाँ पर दिखाई देती है, वो इसका एक यहाँ पर एक मुद्दा है जिसका दंश होरी लास्ट तक झेलते रहता है और जिसके अंत में जाकर भी होरी को शांति नहीं मिल पाती है बेचारे को। ठीक है, उसके अंत में जाकर भी होरी को शांति नहीं मिल पाती है, राइट। और वो बाद में भी परेशान ही रहता है, थका ही रहता है और अंत समय में आकर भी होरी के सामने कोई विकल्प नहीं बचता, जिसमें होरी ये कहता है कि चलो धनिया अब हम चलते हैं और कितना जी आएगी। और शुरुआत में भी होरी ये कहता है कि 60 तक जाने की नौबत नहीं आएगी धनिया, 60 से पहले ही चल निकलूंगा। और जिसमें धनिया कहती है कि 60 तुम्हारे जैसे जो मर्द हैं वो 60 पर पाठे नहीं होते, क्योंकि होरी ये कहता है कि अभी तो क्या ही मेरी उम्र है और 60 पर पाठे हो जाते हैं मर्द। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर धनिया उसको कहती है कि ऐसा अशुभ अपने मुंह से मत निकालो। परंतु अगर आप उपन्यास के अंत में देखेंगे तो वही स्थिति नजर आती है जिसमें धनिया उसको होरी को पहले ही कह रही थी कि तुम्हारे जैसे मर्द 60 पर पाठे नहीं होते, जिनको अंजन तक लगाने के लिए आंख में नहीं मिला है वो क्या 60 पर पाठे होंगे। ठीक है, जिनको आंख में अंजन तक लगाने के लिए नहीं मिला है वो क्या 60 पर पाठे होंगे। यहाँ पर इस चीज को दर्शाया गया था आर्थिक रूप में, यानी कि जो ऋण की समस्या इनके सामने है, ऋण की समस्या इनके सामने है। ठीक है, जो इनके सामने यहाँ पर डेब्ट की समस्या है, प्लस खाने पीने की भी समस्या है, खाने की वस्तुओं का अभाव है। ठीक है, वस्तुओं का अभाव इनके सामने है, राइट। बहुत ज्यादा स्कैर्सिटी है खाने तक की वस्तुओं की, राइट। दूसरी चीज यहाँ पर क्या है कि इनके पास में ऐसी कमोडिटीज जो मेनली चाहिए, जहां पर ये बताता है कि ये कंबल पता नहीं कब खरीदा था और इस कंबल से जाने कितनी, जब तो गोबर बहुत छोटा हुआ करता था तब इन्होंने वो कंबल खरीदा था और उस कंबल को खरीदने के बाद इसके पास में इतनी सारी चीजों का अभाव हुआ कि वो सारे अभाव जो है
इस तरीके से ऋण की स्थिति और आदि के चलते वो सारी चीजें यहाँ पर आर्थिक कारणों को दिखाती हैं। आप देखेंगे कि इसको अपनी बेटी का सौदा करना पड़ जाता है, अपनी बेटी का सौदा तक करना पड़ जाता है, बेटी का सौदा, है ना। ये सौदा क्यों किया, ये भी पैसे के अभाव में ही किया, है ना। हालांकि राम सेवक के साथ में जाकर के रूपा को कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। राम सेवक के साथ में जाकर के रूपा ने भी अपनी परिस्थितियों के साथ, अपनी जो सिचुएशंस थे उनके साथ में एक प्रकार का समझौता करा है, और ये समझौता इसीलिए किया गया है क्योंकि उसको वहां पर कोई दिक्कत नहीं हुई थी। होरी खुश नहीं होता कहीं पर भी। क्या पूरे उपन्यास में, अर्पिता जी ने एक सवाल पूछा है, आप लोग भी बताएंगे उस चीज को, कि क्या पूरे उपन्यास में कहीं पर होरी खुश हुआ है? बताएं भाई, क्या पूरे उपन्यास में होरी कहीं पर खुश हुआ है? जल्दी बताइए, कितने इंसिडेंट आपको याद आ रहे हैं होरी की खुशी के, कितने इंसिडेंट आपको याद आ रहे हैं, जल्दी बताएं। हाँ जी। दूसरी बात, और खुश होना किस रूप में? एक तो होता है समझौता, जैसे रूपा भी खुश नहीं है, रूपा ने भी अपनी परिस्थितियों के साथ समझौता किया है। रूपा ने सोचा है कि घर भी जाऊंगी तो वहां पर भी कुछ नहीं, यहाँ पर गाय भैंस अपने माँ बाप को थोड़ा सहारा ही लगा दूंगी कम से कम। कई बार इस तरीके की परिस्थितियों में बच्चे हमेशा एक समझौता, एक कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, ठीक है। ये चीज समझ में आती होगी आप लोगों को, एक कॉम्प्रोमाइज, एक समझौता यहाँ पर बच्चे कर लिया करते हैं, राइट। चलिए भाई बताएं आप होरी कहाँ पर खुश हुआ है। दूसरी बात यहाँ पर आ जाती है कि, दूसरी बात आप यहाँ पर देखेंगे कि इन समस्याओं में अगर मैं लिखवाना चाहूं तो लिखने का प्रयास करें कि गोदान 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 में वर्णित जो समस्याएं हैं, गोदान सबसे पहली बात हिंदी का पहला ऐसा उपन्यास है ना। गोदान हिंदी का महाकाव्यात्मक, हिंदी का महाकाव्यात्मक उपन्यास है जिसमें प्रेमचंद ने समाज की सभी वर्गों की चिंताएं तथा चुनौतियों को प्रस्तुत किया है। इस उपन्यास में महिला दलित समाज बेमेल विवाह, विधवा विवाह, शहरी ग्रामीण संघर्ष, जमींदारों के द्वारा किसानों का शोषण, जमींदारों द्वारा किसानों का शोषण तथा सभी व्याप्त समस्याओं को उजागर किया गया है। उजागर क्या है भाई? कह रहे भोला से गाय की बात करते वक्त, हीरा और गोबर से मिलने पर, जब उसकी फसल अच्छी उगी तब गाय को देखकर और सहुआइन के साथ, अरे मतलब बढ़िया से पढ़ा है उपन्यास।
याद हो आपको, जब कहानी शुरू होती है तो भोला ऐसे नहीं, वो होरी ऐसे डंडा रख के ऐसे जा रहा है खेत पर, डगर पर, फसल देख के, ये है मेरी फसल, वाह मजा ही आ गया इस बार फसल देख के, ठीक है। तो तब होरी खुश है। जब होरी वहां पर बात कर रहा है अपने मन में चीजों को दबाकर, होरी खुशी तो है, राय साहब के पास जाता है ना, धनिया को कहता है कि वहां बड़ी साली सलहज बैठी है ऐसी नई नवेली है। तो तब भी तो होरी खुश है, इस तरीके की मजाक होरी कर रहा है तब भी तो होरी खुश है। होरी खुश है भाई, ऐसा नहीं है कि होरी दुखी है। होरी अपने मतलब अपनी चीजों को कॉम्प्रोमाइज करते हुए भी होरी बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहा है। ऐसा नहीं है कि होरी खुश नहीं है, ठीक है। डन। ओके जी, होरी खुश ही खुश है। डन भाई। हाँ, गाय को देखकर होरी बहुत खुश है, वेरी गुड, बिल्कुल। मथुरा के पापा की यानी कि सोना के घर ससुर की चिट्ठी देखकर भी खुश है, बहुत बढ़िया। ठीक है, ये लिख लिया आप लोगों ने, लिखो इसको, फटाफट लिखो इसको। आंसर आपका दे दूंगी कल चेक करके, क्लास में आने से पहले, ठीक है। लिख लो भाई इसको फटाफट से। डन। लिख लिया भाई, नोटेड, वेरी गुड बबली, मोहित। और उजागर किया गया है। अपनी इस महानतम कृति, अपनी इस महान रचना में, अपने समय की, ऐसा लिखे, अपने समय की सर्वश्रेष्ठ रचना में प्रेमचंद, अपने समय की सर्वश्रेष्ठ रचना में प्रेमचंद ने 1936 के भारत की समस्त सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक परिदृश्य को गोदान में परिलक्षित किया है, ठीक है। अपने समय के उन सभी चीजों को गोदान में परिलक्षित किया है, किसने? प्रेमचंद ने। इसीलिए इसको बोला जाता है कि यह एक प्रकार की महाकाव्यात्मक उपन्यास है, ठीक है, ठीक है। इसलिए कुछ समीक्षक गोदान को
गोदान को एक महासागर के रूप में, एक महासागर के रूप में देखते हैं। यानी कि महासागर के रूप में क्यों देखते हैं? क्योंकि भाई यहां पर ये देखते हैं महासागर के रूप में ठीक है भाई, एक महासागर है। एक क्लास रुक रही है क्या? मैम बेमेल विवाह को में हम विधवा नहीं हर्षित, बेमेल विवाह बच्चे अलग है, विधवा विवाह अलग है। विधवा विवाह की समस्या दुनिया के सामने है, कोई विधवा को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। और बेमेल विवाह की समस्या नोहरी के समक्ष है और रूपा के समक्ष है, ठीक। क्लास रुक रहा है क्या किसी का? बताएं एक बार। हाँ जी, ठीक ठीक ठीक, चलो। यानी कि इसको इसलिए क्योंकि आप देखो ना, इसमें कल हमने राजनीतिक चिंताओं की बात करी, सांस्कृतिक समस्याएं भी इसमें है। संस्कृति आपने देखा होगा, होली को मनाते हैं। होली को कौन मनाते थे? अब तक जमींदार मनाते थे, पंडित मनाते थे, जिनके पास पैसा है वो मनाते थे। होली एक ऐसी परंपरा है जिसमें कि सभी वर्गों, सभी धर्मों, सभी जातियों के लोग आपस में मेल जोल से अपनी चीजों को मनाते करते रहते हैं, ठीक है। अब इसमें होली की अलग ही प्रकार की कर्मकांड शुरू हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे, अब ठीक है, ओके बबली, यहाँ पर कुछ इशू तो है ही भाई एप्लीकेशन का थोड़ा बहुत, बाकी चीजें सही है। आप देखेंगे राजनीतिक चिंताओं में भाई, जहां पर प्रेस ही करप्ट हो, जहां पर जो है पंचायत ही इस तरीके के फैसले सुना देती हो, वहां पर कैसे काम चलेगा चीजों को लेकर, ठीक है। तो वो एक चीज है। यहाँ पर आर्थिक चीजें भी हैं, आर्थिक तो है ही है समस्याएं। यहाँ पर आप देखोगे सामाजिक समस्याएं भी तमाम तरीके की है। ऐसा लगता है कि जो निर्मला में कहा, जो इन्होंने बूढ़ी काकी में कहा, जो इन्होंने सेवा सदन में कहा, जो इन्होंने जो है गबन में कहा, वो सारी चीजें ला करके अल्टीमेटली गोदान में उड़ेल सी दी हैं। वो सारी चीजें ला करके कहाँ डाल दी हैं? कहाँ पर डाल दी हैं? वो सारी चीजें ला करके इन्होंने अपने गोदान में डाल दी हैं, ठीक है। तो यानी कि गोदान क्या है? गोदान एक महासागर है अपनी पूर्ववर्ती सभी रचनाओं का, अपनी पूर्ववर्ती सभी रचनाओं का एक गोदान महासागर के रूप में नजर आता है। ये चीज लिख ली आप लोगों ने? लिख ली? लिखे इसमें 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 गोदान में कोट्स में लिखते रहना आप। गोदान में प्रेमचंद ने अपनी प्रेमचंद की पूर्व रचना, जैसे निर्मला में क्या होता है? निर्मला किस किस बच्चे ने पढ़ा हुआ है? निर्मला में बेमेल विवाह होता है। निर्मला में जो है
तोताराम, निर्मला के पिताजी जो होते हैं, तो निर्मला के पिताजी ने एक अच्छे परिवार में निर्मला का रिश्ता तय किया था, पर आकस्मिक मृत्यु हो गई निर्मला के पिताजी की। अच्छा परिवार था, ऐसी कोई बात नहीं थी कि गरीब थे ये लोग, परंतु अब सामने वाले ने रिश्ता तोड़ दिया। किस मारे? क्योंकि भाई अब दहेज नहीं दे पाएंगे, निर्मला के पिताजी तो रहे नहीं है, उनके साथ हमारे अलग संबंध थे, तो इसलिए उन्होंने रिश्ता तोड़ दिया है। इसलिए क्या किया उन्होंने? रिश्ता तोड़ दिया है निर्मला के साथ में। अब क्या कर रही है निर्मला? अब निर्मला के बाप की उम्र का एक व्यक्ति है तोताराम, तोताराम से उसकी शादी हो जाती है। तोताराम जो है सरकारी कर्मचारी है और 3 बच्चे हैं ऑलरेडी, और बहन भी उधर ही रहती है ना। तो अब उनका सबसे बड़ा बेटा है मनशाराम। मनशाराम की उम्र है निर्मला के जितनी, बताइए आप, माँ कहे क्या कहे। तो निर्मला और मनशाराम में शारीरिक दैहिक आकर्षण की वजह से एक दूसरे के प्रति आकर्षण पैदा हो जाता है। ये बात कितनी बड़ी बात हो जाती है उस पिता के लिए, जिस पिता को उसी घर में रहना है, बेटा और जो उसकी अपनी बहू है, अपनी पत्नी है, वो उसके बेटे के ही प्रति आकर्षित है। तो इस चीज को लेकर के यहाँ पर काफी ज्यादा दिक्कत शुरू हो जाती है। मनशाराम को बाहर हॉस्टल में भेज देता है, मनशाराम बीमार पड़ जाता है, निर्मला को उसकी चिंता सताए रहती है, तमाम चीजें, ठीक है। तो रचना जो है इनकी निर्मला, और एक रचना है इनकी प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा में भी इसी तरीके के बेमेल विवाह को दिखाया गया है जैसा गोदान में। तो गोदान में प्रेमचंद की पूर्व रचना निर्मला और प्रतिज्ञा की तरह ही बेमेल विवाह किस किस का बेमेल विवाह? नोहरी भोला, जब भी आप कुछ ऐसे कैरेक्टर दो उसको ऐसे कर दो, एवं राम सेवक या फिर रूपा राम सेवक, रूपा राम सेवक, नोहरी भोला एवं रूपा राम सेवक का विवाह दिखाया गया है, ठीक है। तो यानी कि वहां से ला करके इस बेमेल विवाह को यहाँ पर भी दिखा दिया है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि कर्मभूमि गोदान में कृषक शोषण का की चरम स्थिति प्रेमचंद जी की पूर्व रचना कर्मभूमि एवं वरदान को दिखाती है, जहां पर जमींदार वर्ग कृषक शोषण, जहां पर जमींदार वर्ग कृषक शोषण करके मालामाल हो जाना चाहते हैं, लिखें। ठीक है, लिख लिया। लिखो।
ओके, नेक्स्ट, इस संडे को जूम मीटिंग, हाँ इस संडे को जूम मीटिंग लेंगे। यहाँ पर ये क्या करते हैं, चाहते हैं मालामाल हो जाना चाहते हैं, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, प्रेमचंद गोदान लिखते समय, गोदान लिखते समय अपने लेखन की परिपक्व अवस्था में दिखाई देते हैं। इससे पहले की सभी रचनाओं खास तौर या मुख्यतः पूस की रात में क्या समस्या है, पूस की रात में क्या समस्या है, किस किस ने पढ़ी हुई है? पूस की रात, सदगति, अलग्योजा आदि रचनाओं का सार गोदान को एक महाकाव्यात्मक उपन्यास की पृष्ठभूमि पर स्थापित करता है। लिख लिया? मैम, नोहरी तो जवान विधवा के रूप में दिखाया गया है, राम सेवक विदुर है, तो इसको बेमेली विवाह कहेंगे। बच्चे यहाँ पर ये, अच्छा राम सेवक विदुर है तो इसको बेमेल, नोहरी को भी तो जवान, नोहरी तो जवान है पर भोला उतना जवान नहीं है, और राम सेवक विदुर तो है पर वृद्ध है, रूपा छोटी है ना। तो यहाँ पर किसानों की समस्या, इसमें मैं बता रही थी कि जैसे सदगति में क्या है, सदगति सभी ने पढ़ी होगी, किस किस ने पढ़ी है? जिसने नहीं पढ़ी उसके लिए बता देती हूँ कि सदगति में एक व्यक्ति है दुखी चमार, नाम ही है और चमार है जाति से, तो उनकी बिटिया की सगाई है, पंडित जी को बुलाने जाना है, पंडित जी कर्मकांड करेंगे सारे, सगाई के लिए बहुत सारे जो जितने भी काम होते हैं उनको करेंगे। तो पंडित जी सगाई के लिए उसके घर द्वार पर आ जाएं, इसलिए दुखी चमार की बीवी ने घर लीप पोत दिया है, एकदम गोबर ऊपर लीप रखा है, उसकी आगमन की तैयारी में है और कहती है बुला लाओ, तो बुलाने के लिए जाते हैं तो वहीं पर जाकर के बहुत ही अपमान उनका होता है, और दुखी चमार दिन भर उनके घर में बेगार करते हैं, काम करते हैं। अच्छा, हर्षित ने कल भेजा था मुझे वो उसमें कि एक आना पैसा, तो उसे बेगार तो नहीं कहेंगे, बट उसमें वो यही कहता है, जो वो राय साहब का जो कारिंदा होता है, कहता है बेगारों को अब खाना भी चाहिए, ऐसे, ठीक है। तो बेगार नहीं कहेंगे, हो सकता है पहले आंदोलन किया हो, 1 आना रुपया मिलने लगा हो उसके बाद, ठीक है। अब बेगार नहीं करेंगे जब 1 रुपया मिल रहा है, 1 आना मिल रहा है। हाँ, तो मैं दुखी चमार की बात बता रही थी कि दिन भर उससे लकड़ी कटवाता है, और अगर वो उसे कुछ खाने पीने को मांगता है तो कुछ नहीं देती, और पंडिताई उससे भी ज्यादा जालिम, उससे भी ज्यादा चंडी है, 1 नंबर की। वो चिलम पीने के लिए उसके घर में आग लेने आता है तो फेंक के मारती है, बेचारा जल जाता है सिर उसका, नहीं बेचारा क्या होता है, जल जाता है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, बेचारा जल जाता है, बताइए मतलब कोई अच्छी बात है? किसी के ऊपर तुम इस तरीके की हरकत कर रहे हो, उसके ऊपर आग फेंक के मार रहे हो, उसके ऊपर आग फेंक के मार रहे हो, ये कोई अच्छी बात है आपकी? तो वो जल जाता है, और जलने के बाद में वो बदतमीज औरत एक बूंद पानी तक नहीं पिलाती, और सदगति में वहीं पर दुखी चमार
मारा जाता है, दुखी चमार वहीं पर मर जाता है। उस समय तक दलित चेतना काफी बड़ी मात्रा में फैल चुकी थी। जिस तरीके की दलित चेतना को हम सिलिया के घर वालों में देखते हैं, वैसी ही दलित चेतना हम दुखी चमार की टोले में देखते हैं। वो मंडली लाश उठाने से मना कर देती है कि हम लाश नहीं उठाएंगे, और देखते हैं अब क्या होगा, कैसे हाथ लगाएगा मरे हुए को। पंडित जी उठते हैं, सुबह भोर हो जाती है, उसके गले में फंदा लटकाते हैं और पंडित जी उसे ले जाकर के बाहर डालने की कोशिश करते हैं। उसी दरमियान पंडित जी आकर के फिर अपना नहा धो के, अपना जो है गले में जनेऊ उनेऊ धारण करके, कुर्ता पजामा पहन के, गंगा जल छिड़क के, तब पंडित जी अपना शुद्धिकरण करते हैं। बिल्कुल इसमें सब कॉमन है, सारी जगह कॉमन ही कॉमन है। अगर हम बात करें यहाँ पर अलग्योजा की, तो उसमें अलग होने के दंश को दिखाया गया है अलग्योजा में। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे कि उसका बेटा जो दूसरी बहू से शादी, दूसरी जो लड़की शादी करके लाता है, उसके पहले जो बच्चे होते हैं उनके साथ ज्यादा नहीं बनती, और फिर वो उसका पति मर जाता है, फिर उनमें से एक लड़का उसको साथ देता है। पूस की रात में आप हल्कू को देखेंगे, हल्कू बेचारा अपनी फसल नष्ट होने पर इतना खुश है कि अच्छा है यार, किसी के घर में मजदूरी कर लेंगे, अब हम खेती नहीं करेंगे। उसका कुत्ता जबरा भोग भोग के परेशान है, उसको उसके ऊपर लिटाता है, नीचे लिटाता है। पूस की रात है, यानी कि पोह माह, जो जनवरी जो ये है, तो यहाँ पर आप देखेंगे उसमें बहुत ही ठंडी रात चली होती है और अलग अलग हवा चल रही होती है, और इसमें हल्कू को फसल जो है आग लगाकर सेकने में, फुलाई आग लगाकर सेकने में बड़ा मजा आता है। उसकी फसलें जो है जानवर खा जाते हैं, और वो मतलब टस से मस नहीं होता, उसे अच्छा लगता, अरे वाह यार पिंड छुटा यार, कम से कम पिंड छुटा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर दिखाई देती हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर दिखाई देती हैं। ठीक है, ये किसकी बात हो रही है? ये हम बात कर रहे थे गोदान में भी हमें इसी तरीके की समस्याएं दिखाई देती हैं। ठीक है जी, अब नेक्स्ट चलिए आगे देखें। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि क्या प्रेमचंद ने गोदान में, आप सभी उत्तर देना, क्या प्रेमचंद ने गोदान में, क्या प्रेमचंद ने गोदान में समस्याओं पर केवल प्रश्न चिन्ह लगाए हैं, प्रश्न चिन्ह लगाए हैं, या किसी समाधान की तरफ भी, या किसी समाधान की ओर भी इशारा किया? बताएं, कोई समाधान किया है भाई प्रेमचंद ने? क्या किसी समाधान की ओर भी इशारा किया है? बताएं, आपको क्या लगता है? खुद को नीच स्वीकार कर लेता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो दुखी चमार है उसके अंदर उस चेतना को नहीं दिखाया गया। कोई तो एक्सेप्ट करेगा ना कि मैं इतना नीच हूं, मैं इतना दुखी इसलिए हूं क्योंकि मेरी, अब यहाँ पर भी तो कह रहा है ना प्रेमचंद, ये होरी, कि ये जो हम जिस जन्म में है, जिस जाति में है, जिस कंडीशन में है, उसके लिए ईश्वर ने हमें, मतलब उसके लिए ईश्वर ने ही हमें उस तरीके से रचा है। गोबर क्या कह रहा है कि इन चीजों के लिए ईश्वर जिम्मेदार नहीं होते, हम स्वयं जिम्मेदार होते हैं। तो दुखी चमार तो वैसे ही सोच रहा है कि मैं इस योनि में, इस सृष्टि में इसलिए आया हूं कि क्योंकि मुझे ऐसा ही बनाया गया है। वहीं पर और उसके टोले के जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई हम अब दलित चेतना जो हमारे अंदर अम्बेडकर जी ने जगाई है उससे प्रभावित है, और अब हम ऐसा नहीं होने देंगे। ठीक है जी, यहाँ पर बताएं मुझे कि क्या किसी समस्या के समाधान की तरफ भी कोई इशारा है? बताएं, बताएं। आप इसमें लिख सकते हैं क्योंकि गोदान चरम यथार्थवादी
उपन्यास है। इसलिए भाई जब यथार्थ ही ये है कि घर में दमड़ी ना मिले, जब यथार्थ ही ये है कि घर में कंबल ना मिले, तो चरम एक्सट्रीम रियलिस्टिक उपन्यास। इसलिए इसमें समस्याओं को असली एवं या वास्तविक रूप में दिखाया, वास्तविक रूप में दिखाया गया है। परंतु कुछ स्तरों पर समाधान की ओर भी संकेत दिए गए हैं। संकेत दिए गए हैं समाधानों की ओर भी। लिख लिया? बिल्कुल, सेवा सदन में समाधान है वैश्यवृत्ति का। और बबली, बहुत अच्छी सोच बच्चे, बहुत बढ़िया से देख पा रहे हो। ठीक, चलिए लिख ले इसको, क्योंकि भाई इसलिए नहीं दिखाया ना समाधान। एक बात बताओ, जहां पर होरी को हंसता खेलता दिखा देता, मान लिया आपको ये लगता हो कि भाई होरी को ऐसा ही बेचारे को दुखी दरिद्र टाइप का ही दिखाए गए, है ना, बेचारे को होरी को कोई जीवन में सुख ही नहीं मिल पाया। अगर ये दिखा दे, मान ले अगर आपको ये दिखा दे इस उपन्यास में, अगर ये दिखा दे भाई कि होरी के साथ में जो हुआ सो हुआ, है ना, पर होरी एक बहुत ही मतलब अमीर बन जाए रातों रात, होरी को कुछ ऐसा सोना मिल जाए, कुछ चीजें मिल जाए होरी को, जिससे कि होरी का जिंदगी बदल जाए, होरी को रात में खेत में धन गड़ा हुआ मिल जाए, होरी की सारी समस्याएं खत्म हो जाए, होरी की दोनों बेटियों की इतने बढ़िया घर में शादी हो जाए, होरी कार दे, ओडी नहीं, ओडी तब नहीं थी, कोई और कार दे दे, है ना, तो कार दे होरी एकदम, है ना। पर ये सब चीजें कैसे संभव हो पाएंगी? ये सब चीजें संभव नहीं हो पाएंगी, है ना। ओके, तो इसलिए इसे क्योंकि चरम एक्सट्रीम यथार्थवाद पर आधारित दिखाया गया। 1936 का किसान वही होता है जो स्थिति होरी की है। उस समय के किसान के हाथ में कुछ नहीं होता है, पहली बात। उस समय के किसान के पास में ना कुछ होता है, ना ही उनके घर परिवार वालों के पास कुछ होता है। उनके घरों पर सीमेंट नहीं लगता है, उनके पेट में खाना नहीं आता है। ठीक है, मैं दिख नहीं रही हूँ बैठ के, अरे भाई कोई बात नहीं, आज ना ही दिखे तो ठीक है, कोई नहीं। अर्पिता आप पढ़ लो थोड़ा सा, आवाज तो आ रही होगी ना, कोई नहीं, थोड़ी चीजें और पढ़ लो। उसके बाद कल 1:30 से 3 किया करेंगे अब क्लासेस को ना, 1:30 से कर लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है ना, 1:30 से ही कर लीजिए, 1:30 से 3 कंटिन्यू। और थोड़ा सा टाइप करके पढ़ा करेंगे इसको, कल देखती हूँ आपके आंसर्स दे दूंगी, आंसर्स चेक करके दे देती हूँ कल। आज के लिए कर लीजिए थोड़ा सा, है ना। यूट्यूब पर भी मेरी क्लास थी सुबह से, आज मैं बहुत थक गई हूँ, अभी एक और क्लास है। खैर वो आपका कोई एक्सक्यूज नहीं दे रही हूँ मैं आपको, बस थोड़ा सा ये है कि थोड़ी चीजें एप्लीकेशन वगैरह पर भी आज दिक्कत इतनी हुई कि मैं 1 बजे आई थी क्लास लेने, एप्लीकेशन पर इतनी दिक्कत थी, तो थोड़ा सा ये चीजें हैं, अभी इसको कंसीडर करके चलिए। और बाकी चीजें बेहतर हो रही हैं, आप लोगों ने देखा होगा आपकी स्पीड वगैरह भी बढ़ाई जा रही है। उत्कर्ष जी बड़े परेशान रहते थे इसके लिए, तो उनका भी ये चीजें शॉर्ट आउट होती हुई नजर आ रही हैं। ठीक है, तो चरम यथार्थवाद के कारण इसको ऐसा दिखाया गया। हालांकि जैसे आप देखोगे कि कुछ संकेत दिए हैं प्रेमचंद ने, जैसे सिलिया के लिए संकेत दिए हैं कि भाई दलित अब वैसे नहीं रहे जैसे थे पहले, 1936 से पहले जैसे थे वैसे दलित अब नहीं रहे, उनके अंदर चेतना आई है। सिलिया का परिवार क्या कर रहा है, पहले ऐसा नहीं कर सकते थे ना, किसी के मुंह में हड्डी दे दी उसे मृत्युदंड मिल जाएगा, तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, अब यहाँ पर उस समस्या को सॉल्व करने का प्रयास प्रेमचंद ने किया है। हालांकि गलत तरीका है, पर फिर भी सॉल्व करने का प्रयास किया है। दूसरी बात यहाँ पर क्या हो जाएगी, दूसरी बात हो जाएगी कि किसानों के ऊपर भी यहाँ पर
जितनी समस्याएं हैं, जैसे जमींदार ने एक हल के पीछे 2-2 रुपए चंदा लगाया, यानी कि एक हल के साथ में 2-2 रुपए का चंदा लगाया हुआ है, किसानों ने उसे देने से इनकार कर दिया, ठीक है। यानी कि यहाँ पर अगर बात करी जाए तो अब लोग ऐसी बात कर रहे हैं कि भाई ऐसा अगर अगर हम उसे देने से इनकार कर दे तो देखते हैं फिर क्या होगा, देखते हैं क्या पनिशमेंट मिलेगी। इससे पहले तो बात ही कोई नहीं कर पाता था, है ना, इससे पहले तो कोई बात ही नहीं कर पाता था, समझ रहे हैं। तो यानी कि एक ये भी इशारा दिया है। एक बात है कि जैसे आपने देखा था दहेज, तो दहेज के लिए मथुरा ने अपने पिताजी को मना लिया, दहेज के लिए मथुरा ने अपने पिताजी को कहा कि देखो, क्योंकि सोना ने उससे कहा समझ रहे, ठीक है। यानी कि यहाँ पर किसने कहा, सोना ने मथुरा को कहा कि देखो तुम्हारे पिताजी बहुत पैसा मांग रहे हैं, यार मैं इतनी सुंदर रूपवती थी सोना, और मथुरा भी कहीं ना कहीं उसके रूप के पीछे आकर्षित था, है ना। तो उसने अपने पिताजी को समझाया, ये क्या था, एक प्रकार का समाधान का ही संकेत है, समाधान का ही संकेत है ना। चलिए लिखिए इसमें फटाफट से कि परंतु कुछ संकेत भी दिए गए हैं, ठीक है। लिखिए इसमें, गोदान में नायक होरी की त्रासद मृत्यु इसके प्रस्थान बिंदु या चरम वास्तविकता के प्रस्थान बिंदु, भाई इससे ज्यादा और क्या होगा कि और इशारा करती है। स्वाभाविक है इस प्रकार के उपन्यासों में, स्वाभाविक है कि इस प्रकार के उपन्यासों में लेखक संपूर्ण समाधान नहीं कर पाते हैं। इससे पूर्व प्रेमचंद अपने इससे पूर्व प्रेमचंद अपने उपन्यासों के अंत तक आते आते रचना को आदर्श का पुट देकर के, बस लिखे हुए में थोड़ी ये दिक्कत होती है, जो लिख के पढ़ाते हैं ना उसमें चीजें ओरिजिनली निकल के नहीं आ पाती, भाई वो लिख देंगे उसके बाद फिर स्टॉप हो जाता है वहीं पे दिमाग, है ना, समझ रहे हैं ना। बिल्कुल अच्छे से समझ आ रहा है मैम, पर आज तो दहेज ज्यादा है यूपी जैसे में, 2 वर्ष लगाया गोदान लिखने में, सही समझ हो जाता है, कितना विचार विमर्श किया होगा प्रेमचंद ने, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। यानी कि
अब तक क्या हो रहा था, अब तक क्योंकि अभी बताया ना आपको प्रेमचंद के ऊपर गांधी जी का बड़ा प्रभाव था, तो प्रेमचंद उसी में रमा देते थे सारी चीजें, मतलब कितना भी संघर्ष दिखाए चाहे, पर बाद में हृदय परिवर्तन करा के और खत्म करते थे कहानी। यहाँ पे आगे आते प्रेमचंद ने कहा यार बहुत हो गया, अब हम नहीं करेंगे ऐसा, हमारे ऊपर से ये हटाओ, ये सब पर्दा है ना, अलग ही है यार, यथार्थ अलग ही है, किसी का कोई हृदय परिवर्तन नहीं होता। आधे लोग मैंने देखे हैं पूरी जिंदगी चोर कपट ये छल द्वेष यही करते रहते हैं और बाद में ठीक से मर जाते, कोई उनका हृदय परिवर्तन नहीं होता, कभी उन्हें रियलाइज नहीं होता कि हमने किसी के साथ बुरा किया। ऐसे तमाम एग्जाम्पल्स भरे पड़े आपके सामने। तो आते आते रचना को आदर्श का पुट देकर समाधान की ओर मोड़ देते थे। आदर्श का पुट देकर हृदय परिवर्तन के माध्यम से हृदय परिवर्तन करा कर आदर्शोन्मुखी या क्या लिखेंगे, आदर्श का पुट देकर हृदय परिवर्तन कराकर हाँ समाधान खोज लेते थे, समाधान खोज लेते थे। गोदान तक आते आते, गोदान तक आते आते प्रेमचंद ने अपने आदर्शोन्मुखी स्वभाव से लिखो भाई, लिखो स्वभाव से डन भाई। ठीक है, आदर्शोन्मुखी स्वभाव से स्वयं को रोका है तथा यही स्थिति प्रेमचंद को आदर्श से मोहभंग की स्थिति की ओर इशारा करती है। ऐसा नहीं है कि प्रेमचंद ने गोदान में केवल समस्याएं दिखाई हैं, हाँ ये ठीक है समस्याएं दिखाई हैं, वरन उनके समाधान के संकेत भी नजर आते हैं। हालांकि गोदान तक आते आते ये संकेत इतने स्पष्ट नहीं हैं,
स्पष्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ उन्हें यथार्थ के धरातल पर ही अपनी कृति को रखना था। ठीक है, अब ये जो संकेत हैं, ये कौन कौन से संकेत हैं, ये आप मुझे बताएंगे। ठीक है, अब इसे हम ना कल करेंगे बच्चे, आज के लिए केवल माफी दे दें, है ना। कल हम करते हैं, कल हम 1:30 बजे मिलेंगे आपसे, 1:30 से 3 कंटिन्यू पढ़ेंगे, 1:30 से 3। कल तक आपकी कॉपियां भी आ जाएंगी, मुझे आपका थोड़ा ये भी पता चल जाएंगी चीजें, लेवल। ठीक है, 1:30 से 3 में मिलती हूँ आपसे विद चेकिंग योर कॉपी। जिसकी कॉपी बढ़िया बेहतर लगेगी मैं यहाँ पर दिखाऊंगी लगा करके। ठीक है, मजे लेना बढ़िया। ठीक है, अच्छी कॉपी लगेगी। 10 का दिया था मैंने शायद नंबर, 10 नंबर का। देखते हैं कल किसके 7 नंबर आते हैं। ठीक है, तो कोई भी डिमोटिवेट नहीं होगा कि मेरे 4 ही आए, 3 ही आए, कोई दिक्कत नहीं है, नंबर से कोई मायने नहीं रखता। कल मिलेंगे हम क्लास में। आप आज की चीजें समझ में आई होंगी, आज के लिए थोड़ा सा पहले छोड़ रही हूँ। कल 1:30 से 3 क्लास रखेंगे और रेगुलर 1:30 से 3 ही रखने की पूरी कोशिश करेंगे 100%। ठीक, धन्यवाद, थैंक यू सो मच टू एवरीवन। कल मिलते हैं। एक बार गोदान के संकेत क्या थे, जैसे मैंने अभी बताया, सिलिया वाला आप देखेंगे यहाँ पर जो है उसका कि हम ऋण नहीं देंगे, एक आवाज उठाने वाला, दलित समस्या को उजागर करने वाला, इस तरीके के जो संकेत आपको दिखाई देते हैं उनको आप मुझे बताना। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच टू एवरीवन।